हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसका मॉडल पेपर फर्स्ट आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा राजस्थान हाई कोर्ट में ग्रुप डी की जो पिक्स है उसकी उसकी विज्ञापन जारी किया था और उसका पेपर जल्द ही होने वाला है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी है वो एक बार इसको देखकर जरूर परखें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और दोस्तों, इसमें प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित बताया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो ये प्रश्न है इसमें हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान जीके ये तीन टॉपिक के प्रश्न होंगे इसमें, और 1 से 85 तक प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये प्रश्न है आपके रीट एग्जाम, पटवार एग्जाम या कहें जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है, एसएसबी ड्राइवर का एग्जाम है, इन सभी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न है वो कॉमन रहेंगे। तो अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये भी दोस्तों फायदेमंद होगा। तो दोस्तों एक बार जरूर देखें और अपनी तैयारी रखें, और दोस्तों ये आगे स्वयं निर्णय लें कि मॉडल पेपर की क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार इसमें बताया जा रहा है। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला ही हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसमें 1 से 85 तक प्रश्न करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हिंदी का है। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। नंबर 1 है ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, क्योंकि दोस्तों यहां लिख रखा है अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब दोस्तों अपना हाथ है वो सबसे बड़ा भगवान होता है। अपने हाथ से किए गए काम से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, भगवान ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपना हाथ ही क्या है सबसे बड़ा भगवान है। तो दोस्तों अपना काम स्वयं द्वारा संपन्न करना ही सबसे उचित होता है। नंबर 2 प्रश्न है अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। अध जल गगरी यानी जो घड़ा होता है पानी का वो आधा भरा हुआ, आधा घड़ा छलकत जाए यानी वो मतलब गिरता जाता है, पानी है वो हम अपने मतलब लक्ष्य तक नहीं ले जा पाते। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरों के सामने ज्यादा बोलने वाला, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज्यादा हाँकता है, अत्यधिक ज्ञानी होना, घड़े से जल को गिराना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज्यादा हाँकता है, मतलब जिसके पास में कम ज्ञान होता है या आधा ज्ञान होता है वो ज्यादा मतलब दिखावा करता है कि मेरे पास ज्यादा काम है। जैसे अधजल गगरी छल कर जाए, मतलब आधा जो घड़ा है वो मतलब अपना पानी गिराता जाता है, उसी प्रकार कम जिसके पास में ज्ञान है वो ज्यादा डींगे मारता है। तो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों दिखावटी शान अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति नहीं है। नोखी नाइन बांस का लहंगा, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पांव चून चौबारे पर रसोई। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब है मतलब स्वयं के दोषी होने पर किसी दूसरे पर अपना दोष है वो लगा देना। क्योंकि नाच न जाने, नाच तो आता नहीं है और आंगन को हम टेढ़ा बता रहे हैं, मतलब अपनी गलती है वो किसी दूसरे पे थोप रहे हैं, ये होता है दोस्तों इस प्रकार का। इसका अर्थ ये होगा, तो दिखावटी शान की बात हो रही है तो एक सही हो जाएगा, बी भी सही है और 3 भी सही है कि पास में वो आपका जो आपका रसोई सामान है वो है नहीं और आपने चौराहे पे रसोई लगा ली है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है चुल्लू भर पानी में डूबना। तो चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब क्या है इसमें बताना है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। प्रश्न संख्या हमारा 5 है दोस्तों अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना, कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, पैरों से असंभव कार्य दिखाना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपना नुकसान है वो स्वयं ही करना, इसी को कहते हैं अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि पैर पर कुल्हाड़ी मारने से स्वयं का ही मतलब क्या नुकसान होता है। आगे है प्रश्न संख्या 6 दोस्तों चांदी का जूता मारना। दोस्तों जूता तो मारने से कुछ मतलब नुकसान ही होता है, लेकिन चांदी का जूता मारा जाए तो क्योंकि चांदी बहुत महंगी है तो चांदी का जूता मारोगे तो वो जूता लेकर भाग जाएगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्षणभंगुर, शाश्वत, क्षिप्र, उत्कोच। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत देना या घूस देना, तो दोस्तों चांदी का जूते मारने का मतलब हो जाएगा उत्कोच या रिश्वत देना। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कच्छ। कच्छ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची पूछा है पश्म, उरोज, प्रस्थान, पद्म। प्रश्न संख्या 7 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्म। दोस्तों कच्छ किसे कहते हैं, पश्म किसे कहते हैं। कच्छ यानी होता है बाल, जिसे बाल भी कह सकते हैं, केस कह सकते हैं, पश्म कह सकते हैं, अलग कह सकते हैं। तो कच्छ है वो पश्म का पर्यायवाची शब्द है, मतलब बाल। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है ये बताना आपको। राजीव, माधव,
केशव, मोहन। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजीव, क्योंकि दोस्तों राजीव है वो कमल का पर्यायवाची है, कि कृष्ण का, जबकि माधव, मोहन और केशव ये तीनों किसके हैं? कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? कच्छ, सिखी, कुंतल, अलख। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा बी, सिखी, क्योंकि दोस्तों सिखी है वो इस बाल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सिखी का मतलब है मोर, जैसे नीलकंठ, सारंग, मयूर, इनका है वो सिखी है, पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि बाल के होते हैं कच्छ, कंतूल और अलग। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों कि प्रत्याहार शब्द में संधि होती है। प्रत्याहार दोस्तों इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति जोड़ आहार, दोस्तों ई जोड़ अन्य स्वर आ रहा है तो ई का ये बन रहा है, तो आप सबको पता है यण संधि होती है इसमें। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा कि यण संधि। दोस्तों जो ये यण संधि होती है इसमें क्या होता है, ई जोड़ ए या आ होता है तो बराबर दोस्तों क्या होता है, ये बन जाता है। तो इसी प्रकार प्रति जोड़ आहार से प्रत्याहार बन गया, यण संधि इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों आप सबको पता निर्विकार में जो आपकी विसर्ग संधि है और इसका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा कि नी विसर्ग प्लस विकार। प्रश्न संख्या दोस्तों 12 है, भावुक का संधि विच्छेद होगा। भावुक दोस्तों इसमें जो प्रश्न भाव जोड़ उक, भो जोड़ उक, बा जोड़ वुक और भो जोड़ उक। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है, इसमें उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों ओ जोड़ अन्य बिन स्वर आते हैं तो दोस्तों इसका आव बन जाता है। ओ जोड़ अन्य आने पर दोस्तों आव बनता है, और भावुक, भावुक में आव आ रहा है क्योंकि ऊ जुड़ेगा इस वे में तो ये ऊ हो जाएगा। तो इस प्रकार मतलब भय जोड़ आव जोड़ उक, भावुक। इस प्रकार इसमें दोस्तों अयादि संधि है जिसमें आई आई आओ आओ ये 4 शब्द बनते हैं, इसमें अयादि संधि होती है तो भाव का क्या हो जाएगा, बहु जोड़ उक। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो चिनगारी, मिष्टान, मर्दानी, लब्ध, प्रतिष्ठ। दोस्तों इस प्रश्न में जो अशुद्ध शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मर्दानी। दोस्तों मर्दानी नहीं होता, मर्दानगी होता है। दोस्तों उसके अलावा बात करें तो चिनगारी बिल्कुल सही है, मिष्टान सही है, लब्ध प्रतिष्ठ भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? आपको बताना है कि शब्द शुद्ध है सभी किसमें। तो दोस्तों आपको पता है नंबर आरसीवाद बिल्कुल गलत हो गया, निरीक्षण निरीक्षण री बड़ा आएगा तो दोस्तों ये भी गलत हो गया, कृपालु सही है, अनुकूल भी लगभग गलत ही है। नंबर 3 है एक के साप्ताहिक, दोस्तों साप्ताहिक है, इसमें साप्ताहिक स के साथ में आ की मात्रा और आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर डी है आजीविका और आशीर्वाद ये दोनों शब्द सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 15 है हमारा कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो दोस्तों प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 है अभीष्ट, सुशोभित, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, श्रेष्ठ नहीं होगा श्रेष्ठ है आएगा, दीक्षा नहीं होगा दीक्षा होगी, श्रृंगार सही है, सृष्टि सृष्टि री आएगा नीचे, जबकि से के नीचे रे जोड़ा गया है, रे नहीं री आएगा। नक्षत्र या नक्षत्र आएगा, संतुष्ट है जो टे के बाद में ठे आता है वो आएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 16 है, प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुमसे मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, बिल्कुल ये वाक्य बिल्कुल सही है। गत माह है वह अपने घर ही रहेगा, गत माह नहीं पिछले माह आएगा। आम के डाल पर पकने की आशा है, बिल्कुल गलत है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूं नहीं करता हूं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 17 तो उसने प्राण की बाजी, गलत होगा, प्राणों की बाजी होगा। प्रश्न 17 में ऑप्शन नंबर 2 है दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, दहेज का लेन देन, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। एक फूलों की माला, एक फूल की माला कभी नहीं बनती, तो वह महल पीले पत्थरों से बना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 18 है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। तो दोस्तों नंबर 2 है पंडित नेहरू का राष्ट्र, पंडित नेहरू का राष्ट्र बिल्कुल गलत हो जाएगा। खाली बैठने की बजाय आप काम करें, भैंस का ताकतवर दूध होता है, भैंस का ताकतवर दूध होता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 का है उत्तर हो जाएगा खाली बैठने की बजाय आप काम करें। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों? जैसे राम आम खाता है तो इसमें आपको पता चला है कि खाने की क्रिया है, क्या खाया जा रहा है? राम के द्वारा आम खाया जा रहा है। तो जैसे अकर्मक क्रिया है ठूंठा खड़ा है,
हम सिनेमा देखते हैं, रजनी ने गीत गाया, मोहन ने पानी पिया। क्या पिया? पानी पिया। क्या देखा? सिनेमा देखा। क्या गाया? गीत गाया। तो दोस्तों लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या खड़ा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। तो किस प्रकार खड़ा है इसका मतलब पता नहीं चल पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर में कि अकर्मक क्रिया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये बता रहे हैं कि अकर्मक क्रिया है। चावल, वीरू चावल खाता है। क्या खाता है? चावल। रूबी रोती है। रोना क्रिया है, अकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। जूही ने उसे पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। प्रेम शंकर की कमीज है। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रूबी रोती है। प्रश्न संख्या 21 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। गुणीगण, अनंग, चतुर्भुज, विश्वामित्र। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुणीगण। क्योंकि दोस्तों अनंग यानी होता है कामदेव, मतलब जिसके अंग न हो तो कामदेव। चतुर्भुज जिसकी 4 है भुजा, चतुर्भुज विश्वामित्र जो विश्व का अमित्र है जो। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का गुणी गुण, गुणियों में गुणीजनों का जो समूह होता है उसको लेकर गुणीजन है, जिसमें आप सबको पता होगा कि तत्पुरुष समास इसमें होता है। आगे बात करें तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा गुणी गुण, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 22 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास की बात हुई है तो ऑप्शन नंबर 1 है महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रतन, गृहगत। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा गृह आगत। क्योंकि पंचवटी दोस्तों सबको होता है 5 वटी, तो दोस्तों इसमें द्विगु समास हो सकता है। महान है जो देव, ग्रंथ है ग्रंथ रूपी रतन। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गृह को गत, मतलब गृह को गत। पंचवटी में दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा। महादेव, महादेव में कर्मधारी समास हो जाएगा, महान है जो देव। और गृह आगत ये बता दिया मैंने, ग्रंथ रतन, ग्रंथ रूपी रतन, इसमें से दोस्तों आपको कर्मधारी समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, अंशुमाली, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये रीट के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले एग्जाम में आ भी चुका है कि अंशुमाली, अंशुमाली का होता है अंशु है माला जिसकी, मतलब अंशु यानी जो किरण होती है। तो दोस्तों आप सबको पता है ये इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। अंशुमाली में बहुब्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि दोस्तों अंशु है माला जिसकी, वो कौन है? सूर्य। और इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, और जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। नंबर हमारा 24 नंबर प्रश्न है, ध्वंस, ध्वंस का विलोम शब्द पूछा गया दोस्तों। तो ध्वंस का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा जैसे प्रवर्तन, अपवर्जन, सृष्टि, निर्माण। तो ध्वंस का हो जाएगा निर्माण। प्रश्न संख्या 25 है, वक्र शब्द का सही विलोम शब्द है। वक्र यानी होता है टेढ़ा। तो दोस्तों रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर का कि रिजु। प्रश्न संख्या 26 है, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द होता है। अतिवृष्टि का हो जाएगा बंजर, अनावृष्टि, शुष्क और बहुवृष्टि। इसका उत्तर हो जाएगा बी अनावृष्टि। प्रश्न संख्या दोस्तों 27 है, मणि और मणि का अंतर। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सबसे पहला जो मणि है इसका हो जाएगा रत्न, और जो बड़ी वाली मणि है वो हो जाएगा सर्प। सर्प हमेशा बड़ा होता है, मणि हमेशा छोटी होती है। तो जो मणि रत्न होगी वो उसकी मात्रा छोटी होगी, और मणि जिसकी बड़ी होगी, बड़ी मात्रा होगी, वो सर्प होगा, क्योंकि सर्प बहुत लंबा होता है। आगे प्रश्न संख्या 28 है, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? आपको सही अर्थ इसमें बताना है। तो दोस्तों इसमें सारथी, पुत्र, सारथी धागा, धागा घोड़ा, पुत्र सुई। तो दोस्तों 28 में प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूत, सूत यानी होता है सारथी। दोस्तों आप सबको पता है सारथी हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि सूत में सू बड़ा आ रहा है तो सारथी हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि पूरे वाहन सारथी यानी होता है ड्राइवर। जो ड्राइवर होता है वो मान होता है, क्योंकि संपूर्ण गाड़ी को कंट्रोल वही करता है। और सूत यानी पुत्र, पुत्र हमेशा माता पिता से छोटा होता है, इसलिए छोटा सूत है वो मतलब पुत्र होगा, और बड़ा सूत है वो ड्राइवर यानी सारथी होगा। प्रश्न संख्या 29 है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। दोस्तों भाव, भाव एक प्यार करना या प्रेम करना, ये दोस्तों एक भाव है, और इसी प्यार या प्रेम से प्यारा शब्द बना है। तो दोस्तों इसमें 29 नंबर ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा प्यारा। आगे बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 30 है हमारा, इनमें से शब्द संज्ञा से निर्मित, शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। मानवीय, नाटकीय, स्वकीय, वित्तीय। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 है स्वकीय, इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों संज्ञा से निर्मित विशेषण, मानवीय में मानव शब्द है वो संज्ञा है, नाटकीय में नाटक है, वित्तीय में वित्त है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही हो जाएगा स्वकीय। प्रश्न संख्या हमारा 31 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। दोस्तों मॉडल पेपर में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन हम प्रत्येक प्रश्न को डिटेल से जानते चले जाएंगे। व्यंजन वर्ण, दोस्तों आप सबको पता है कुल जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या 44 होती है, 33 + 11 दोस्तों, लेकिन 44 में से जो 33 है आपके व्यंजन होते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 33। प्रश्न संख्या हमारा 32 है, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्यंजन वर्णों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। जो व्यंजन है उनको कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट हो जाएगा सी, मतलब 3 भागों में। नंबर 33 नंबर प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव, विचार का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार का बोध कराने वाले, तो दोस्तों इनको संज्ञा कहते हैं। आप सबको पता है संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं, वस्तु, स्थान, भाव या विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप सबको पता है, एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 3। आप सबको पता है 3 संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आगे है प्रश्न संख्या 35 है, ये आम उसके लिए इस वाक्य में रेखांकित अंश है। उसके लिए, जो उसके लिए शब्द आ रहा है, ये दोस्तों के लिए, आपको सबको पता है किसके लिए होता है, ये अन्य पुरुष हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा और संप्रदान हो जाएगा। क्योंकि संप्रदान जो कारक है, आपके जो हिंदी में कारक होते हैं, उसमें संप्रदान के लिए, उसमें के लिए जो ये कारक चिन्ह है वो इसमें आता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो और दोस्तों ये एक वचन भी है और अन्य पुरुष भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 36 है, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 36 है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, तुम्हारा, उसका, मेरा और हमारा। तो इस प्रश्न संख्या 36 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा। दोस्तों आप सबको पता, तुम्हारा मतलब ये एक वचन है, उसका भी एक वचन है, मेरा भी एक वचन है और हमारा मतलब आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूं, मतलब इसमें बहुवचन हो जाएगा। तो दोस्तों 36 में डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हमारा। प्रश्न संख्या 37 है, क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है। जो क्रिया है वो होने के समय उसका जो बोध होता है, वो इसका बोध कैसे होता है कि क्रिया पूर्ण हो गई या अपूर्ण हो गई। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 37 है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, काल। जो काल होता है यानी समय होता है, इससे हमें पता चलता है कि वो क्रिया है वो पूर्ण हुई है या अपूर्ण रही है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 38 है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 38 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द प्राण प्रिय का समानार्थी है। प्राण प्रिय किसे कहते हैं दोस्तों, पत्नी को, मतलब अर्धांगिनी को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों संगिनी है, मतलब जो सहपाठी होती है या आपकी मित्र होती है उसे संगिनी कहते हैं। प्रेमिका दोस्तों आप सब जानते हैं, सहचरी, मतलब विचरण करने वाली, मतलब साथ में रहने वाली। तो दोस्तों ये भी सहचरी हो गया, लेकिन इसमें प्राण प्रिय का समान अर्थ निकालना, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है वो अर्धांगिनी हो जाएगा, क्योंकि प्राण प्रिय कौन होती है, पत्नी, और अर्धांगिनी भी कौन होती है, पत्नी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 40 है, ये हो जाएगा इसमें कि निम्न में से कौन सा शब्द अंकुश का समानार्थी नहीं है। मतलब जो अंकुश का समानार्थी नहीं है, दोस्तों हर प्रश्न में नहीं है, इस शब्द को आपको ध्यान से रखना होता है। तो दोस्तों प्रतिबंध बिल्कुल सही है, खड़ग ये नहीं होगा क्योंकि खड़ग यानी तलवार होता है, गजबाज यानी वो अंकुश होता है, और रोक यानी भी जो आपका अंकुश होता है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, खड़ग, क्योंकि खड़ग यानी होता है तलवार। प्रश्न संख्या दोस्तों अब 41 से 60 तक है, सॉरी 41 से 65 तक अंग्रेजी के आएंगे, क्योंकि हमारे जो अंग्रेजी का सिलेबस है वो भी कॉमन है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 41 है, सुगन या इज टाइपिंग। तो दोस्तों आपके सामने इज टाइपिंग आ रहा है, मतलब इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और टाइपिंग आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो दोस्तों एकदम सिंपल है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या हमारा 42 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 42 में, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर। दोस्तों इसमें वाज आ रहा है, दोस्तों सबको पता है वाज और वर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तभी दोस्तों पास्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, नहीं तो दोस्तों ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो वाज और वर है दोस्तों, वाज जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ हमारे सामने आई है, इसलिए दोस्तों इसमें सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार 42 में ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट होगा, न कि डी। प्रश्न संख्या 43 है, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम। दोस्तों इसमें पूछा गया है, बता दूं मैं पहले, कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच है वो कन्वर्ट करना है। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी। हिज फादर सेड टू हिम गो एंड स्टडी इन योर रूम। हिज फादर शाउटेड गो राइट नाउ टू योर स्टडी रूम। हिज फादर सेड firmly go and study on your home, sorry, room.
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 43 का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, ए हो जाएगा। हिज फादर सेड, सेड को दोस्तों इसमें ऑर्डर में बदल दिया गया है और हिज फादर सेड मतलब उसके फादर ने कहा, किसको कहा, अपने पुत्र को, मतलब उसको, मतलब इसके लिए दोस्तों हिम आ गया। इसके अलावा दोस्तों जो टू है कंजक्शन आ गया, गो टू योर, योर है इसको आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ही हिज हिम है, तो दोस्तों योर है मतलब जो 2 नंबर होगा ही हिज, हिज में बदल गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है प्लीज डू नॉट गो अवे शी सेड, उसने कहा प्लीज डू नॉट गो अवे मतलब दूर मत जाइए, प्लीज दूर मत जाइए मतलब उसने कहा। दोस्तों प्लीज से शुरू हो रहा है वाक्य, तो दोस्तों आप सबको पता है जो प्लीज से शुरू होते हैं वो इंपेरेटिव या कहें हिंदी में कि आदेशात्मक वाक्य होते हैं, तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही होती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 44 है, इसमें उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। दोस्तों इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि दोस्तों सबसे पहली बात है प्लीज है, इसका मतलब ये विनम्र निवेदन हो रहा है, और सी शेड, तो दोस्तों आपको इस शेड को दोस्तों आप इसमें रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं या बेग्ड में बदल सकते हैं। वैसे बेग्ड का जो उत्तर होता है भीख मांगना होता है, लेकिन यहां बेग्ड का मतलब है विनम्र निवेदन। तो शी बेग्ड मी नोट, दोस्तों आपको प्लीज को हटा देना है, और दोस्तों आपको यहां बेग्ड के बाद में जो आपका डोंट है, डोंट में से भी केवल नोट शब्द लगा के टू कंजक्शन लगा के आपको गो अवे, मतलब दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शी बेग्ड मी नोट टू गो अवे। प्रश्न संख्या 45 है ही वाज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, ही वाज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। दोस्तों इसमें आपको पैसिव वॉइस टू गिवन एक्टिव वॉइस इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है I made him to surrender his passport. The authorities made him to surrender his passport. They made him surrender his passport. We made him to surrender his passport. तो दोस्तों प्रश्न संख्या 45 है, इसका उत्तर हो जाएगा कि the authorities made him to surrender his passport, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों the PM was to have opened the dock। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा 46 में ए है करेक्ट हो जाएगा। द ये ड्राई यहाँ नहीं लेना आपको, The dock was to have been opened by the PM। दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसमें हैव है, तो हैव के बाद में आगे जो प्रोग्रेसिव टेंस है आपको हैव को हैव बीन में बदल देना है, तो इसमें भी आप इस सेंस के आधार पर भी इसका उत्तर कर सकते हैं। क्योंकि हैव ओपनड है ये परफेक्ट टेंस है, तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो दोस्तों आपको सेंस लानी है तो हैव ओपनड को हैव बीन ओपनड में बदलना है, ये आप जानते होंगे। दोस्तों आगे बताएं, अब आगे हमारे वन वर्ड, तो दोस्तों 47 प्रश्न है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज यानी होता है मधुमक्खी, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो दोस्तों एपियरी, ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। एपियरी, एपियरी यानी होता है मधुमक्खियों का स्थान। दोस्तों नंबर 2 है जू यानी चिड़ियाघर, नंबर 3 है एक्वेरियम यानी मछली घर, और नंबर 4 है आपके अवेरी, अवेरी यानी होता है पक्षी घर। तो दोस्तों इस प्रकार 47 का ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है ए होमलेस मतलब बिना घर के, फॉर सेकंड चाइल्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसके पास में घर नहीं है या बेघर व्यक्ति। तो दोस्तों बेघर का जिसमें सेंस आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 है वेफ, वेफ का मतलब होता है बेघर या बिना घर के। दोस्तों इसके अलावा बात करें जो टरेंट पहला ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब होता है कामचोर, नंबर 3 है ऑर्फन, ऑर्फन यानी होता है अनाथ, और बस्टर्ड, बस्टर्ड यानी होता है दोस्तों बेवकूफ। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 49 है हमारा कॉर्पुलेंट। दोस्तों इसमें क्या पूछा, सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द पूछा दोस्तों कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट यानी क्या होता है दोस्तों, कॉर्पुलेंट यानी होता है मोटापन, और इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑब्स, ओबीएसई, ऑब्स, ऑप्शन भी होता है दोस्तों मोटा। तो आपको यहाँ समानार्थी शब्द पूछा है तो आपको इसका उत्तर बता देना है ऑप्शन नंबर डी ऑब्स। प्रश्न संख्या 50 है हमारा दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 है ब्रीफ। दोस्तों आपको ब्रीफ शब्द, ब्रीफ का जो समानार्थी है सिनोनिम्स है वो बताना है। ब्रीफ यानी होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी छोटा। तो दोस्तों इसमें स्मॉल आया है और एक शॉर्ट आया है। दोस्तों इसका ऑप्शन है लिमिटेड, लिटिल, स्मॉल, शॉर्ट, इसमें से ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा शॉर्ट। ब्रीफ का जो आपके समानार्थक शब्द होता है शॉर्ट होता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 51 इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है, मतलब आपको विलोम शब्द बताना है, विपरीत। दोस्तों प्रश्न संख्या 51 है सेलिबेसी। दोस्तों सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, या जो हम कहें कि अविवाहित। तो मैरिजेबल, मैरिज, मैट्रिमोनी और मैट्रिमोनियल। तो दोस्तों इस प्रश्न 51 का हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी होता है विवाहित। और दोस्तों आप कहोगे कि इसमें मैरिज क्यों नहीं हो सकता, तो मैरिज ये होता है शादी, और या मैट्रिमोनी होता है विवाहित, मतलब जो पहले से शादी कर चुका है। दोस्तों आपके सामने 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है विवाहित, एक आता है अविवाहित। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें अंतर है। तो दोस्तों मैट्रिमोनी का अर्थ होता है विवाहित, और सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, या जो ब्रह्मचर्य आप सबको होता है विवाह नहीं करते। प्रश्न संख्या 52 है दोस्तों एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है दोस्तों
मतलब परमानंद, बहुत ही ज्यादा आनंद की बात होती है तो एक्सटेसी यानी होता है परमानंद। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाए एगोनी, क्योंकि दोस्तों एगोनी का मतलब होता है परम आनंद प्राप्त करना। इसके अलावा दोस्तों बात करें, सॉरी दोस्तों, इसमें एगोनी, एगोनी का अर्थ होता है व्यथा, यातना या पीड़ा देना। मतलब आपको एक्सटेसी, एक्सटेसी यानी होता है परमानंद, इसका आपको उल्टा बताना है। तो उल्टा बताने के लिए दोस्तों एगोनी, एगोनी का मतलब क्या होता है, व्यथा, पीड़ा या जो यातना होती है, जो दर्द होता है वो होता है। क्यों हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। एलिमेंट, एलिमेंट यानी होता है पोषक पदार्थ होते हैं। एमिएबल यानी होता है मिलनसार। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 52 इसका उत्तर हो जाएगा एगोनी। प्रश्न संख्या 53 है हमारा दोस्तों, इसमें आपको सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग आपको इसका बताना है, मतलब आपको सेम अर्थ बताना है। तो विंडिक्टिव, विंडिक्टिव दोस्तों, विंडिक्टिव का अर्थ होता है प्रतिशोधी, या कहें कि बदला लेने की भावना जो रखता है, जो कहता है मैं बदला लूंगा, तो वो होता है विंडिक्टिव, मतलब बदला लेने की भावना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा रेवेंजफुल। रेवेंजफुल यानी होता है दोस्तों बदला लेने की भावना। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें वाइंडली, वाइंडली का अर्थ होता है हवादार। स्ट्रोमी, स्ट्रोमी का मतलब होता है तूफानी। और पीस लविंग, मतलब जो शांति प्रिय होता है उसे कहते हैं पीस लविंग। इस प्रकार जो विंडिक्टिव है इसका मतलब होता है प्रतिशोध या बदला लेना, और रेवेंजफुल का भी मतलब होता है बदला लेने की भावना रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 54 है टिमल्ट, टिमल्टस। टेमल्टस का मतलब होता है दोस्तों अशांति प्रिय, जो शांति नहीं चाहता हो। तो टेमल्टस का मतलब होता है कि शांति, अशांति का, अशांति प्रिय, अशांति को चाहने वाला। तो दोस्तों अशांति या इसको कहें गड़बड़ी करने वाला। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्यूजिंग डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस चाहता है। तो क्यूजिंग डिस्टर्बेंस का मतलब हो गया कि गड़बड़ी पैदा करना या अशांति चाहने वाला। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें क्यूजिंग फियर, इसका मतलब होता है डर पैदा करना। क्यूजिंग इलनेस, इसका मतलब होता है बीमारी, किसी बीमारी का कारण। और क्यूजिंग ग्रीफ, इसका मतलब होता है किसी दुख का कारण, किसी पीड़ा का कारण। तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा था कि जो आपके टिमल्टलेस है, टिमल्टस है, इसका मतलब क्या होता है अशांति प्रिय। और ऑप्शन नंबर 1 है इसका भी उत्तर होगा अशांति प्रिय या गड़बड़ी करने वाला या दुख देने वाला। प्रश्न संख्या हमारा 55 है टेफिड। टेफिड का मतलब होता है दोस्तों गुनगुना, या मतलब आपको इसका सेम अर्थ लेना है। टेपिड नहीं होता गुनगुना या कुछ कुछ गर्म। तो इसमें हॉट यानी, तो आप सबको होता है क्या होता है कोल्ड यानी गर्म, हॉट यानी गर्म होता है। वार्म, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वार्म। वार्म यानी होता है गर्म, और टेपिड में यानी होता है कुछ कुछ गर्म। लेकिन दोस्तों हॉट बहुत ज्यादा गर्म होता है, कोल्ड बहुत ठंडा होता है, बॉइलिंग यानी होता है उबलना। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वार्म हो जाएगा, कि टेपिड यानी कुछ कुछ गुना, मतलब गर्म या गुनगुना पानी होता है उसको वार्म कह सकते हैं, मतलब केवल गर्म। प्रश्न संख्या 56 है, इसमें आपको दोस्तों अल्टरनेटिव टू करेक्ट और एडिट सेंटेंस करना, मतलब इसमें जो ये शब्द है इन शब्दों में से एक शब्द को सही स्थान पे प्रवेश करवाना है और इस सेंटेंस को मतलब मीनिंगफुल बनाना है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 56 है कि आई कुड नॉट टेल शी वाज सीरियस और नॉट। तो दोस्तों इसमें आप सबको पता है, इसमें जो वाक्य है इसमें और नोट आ रहा है। तो और नोट होने पर दोस्तों वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। यह आप चीज ध्यान रखना, ये नियम है कि अगर वाक्य में और नोट आ रहा है तो वाक्य में वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा कि आई कुड नॉट टेल वेदर शी वाज सीरियस नॉट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 57 है ही वाज सो इल टू अटेंड स्कूल यस्टरडे। तो दोस्तों आपको सबको पता है इसमें सो आ रहा है, वाक्य में अगर सो होगा तो दोस्तों डेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और डेट जो वाक्य में सो आ रहा है तो दोस्तों सो आने पर हमेशा जो कंजक्शन है वो डेट आएगा। और जो ही वाज सो इल तो टू है वो डेट में बदल जाएगा, ही वाज सो इल डेट। दोस्तों वाक्य दोबारा से शुरू होगा और दोबारा शुरू होने पर ही कुड नॉट। दोस्तों तो इस प्रकार सो आने पर ये नेगेटिव सेंस का होता है कुड नॉट, मतलब आपको अगर वाक्य में सो आ रहा है और डेट आ रहा है तो दोस्तों इसके बाद में कुड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार इस ऑप्शन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ही वाज, 1 मिनट, ही वाज सो इल डेट ही कुड नॉट अटेंड स्कूल यस्टरडे। प्रश्न संख्या हमारा 58 है दोस्तों, इसमें आर्टिकल्स पूछा गया है, डिटरमाइनर्स पूछा गया है। दोस्तों आर्टिकल किसे कहते हैं आप सबको पता है, संज्ञा या सर्वनाम जो जो भी होते हैं उनको निश्चित करता है, उनकी संख्या बताता है हमें। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 58 है खालिस्तान लाइन इज खालिस्तान किंग ऑफ बेस्टस। तो दोस्तों आप सबको पता है लाइन, लाइन के लिए दोस्तों हमेशा
ए काम में लिया जाता है, ए आ गया। और दोस्तों इसी लॉइन की दूसरी बात किंग राजा के रूप में आ रही है, तो ये दोस्तों इसी किंग की, इसी लॉइन, इसी शेर की बात हो रही है, तो ये शेर निश्चित हो गया है। निश्चित हो जाने की वजह से इस दे का इस्तेमाल फिक्स आर्टिकल के लिए दोस्तों, फिक्स नाउन के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है, दे का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। पहले में ए आ जाएगा और दूसरे में दे आ जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 59 है कि रामेश्वर इज एंटीडी वॉय। एंटीडी मतलब आपको सबको पता है स्वर से शुरू हो रहा है, तो इसमें एन आएगा। बल्कि यहां अगर कोई जैसे कोई दोस्तों स्वर से शुरू होता है, जैसे ए आ ई, तो दोस्तों यहां एन आता है। और अगर किसी व्यंजन से शुरू होता है तो दोस्तों इसमें ए आता है। और जो फिक्स नाउन या फिक्स जो आपके जो संज्ञा होती है, उसके लिए दोस्तों दे का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 59 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब एन का प्रयोग हो जाएगा। रामेश्वर इज एन एंटीडी बॉय। प्रश्न संख्या 60 है, 60 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ स्टेलियन। दोस्तों आप सबको पता है स्टेलियन होता है घोड़ा, और घोड़ा का जो फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा मेर, मेर यानी होता है घोड़ी। तो दोस्तों 60 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक घोड़ी। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 61 है खालिस्तान यू पुट द जार बेक इनटू द कपबोर्ड फॉर मी प्लीज क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर वाक्य के शुरू में खालिस्तान हो और लास्ट में प्लीज और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो तो हमेशा वुड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाक्य का शुरू में खालिस्तान होना, लास्ट में प्लीज या काइंडली होना और क्वेश्चन मार्क चिन्ह होना, तो दोस्तों वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। वुड यू पुट द जार बेक इनटू द कपबोर्ड फॉर मी प्लीज। तो दोस्तों अगला प्रश्न है जिसमें आपको पूछा गया एडजेक्टिव का सही इस्तेमाल। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 60 है यू खालिस्तान द मनी इन टाइम। ऑप्शन नंबर एक है हेड बेटर पे, हेड बेटर पेड, हेड बेटर टू पे, हेड बेटर टू पेड। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 62 है इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, हेड बेटर टू बेटर पे। यू हेड बेटर पे द मनी इन टाइम। प्रश्न संख्या 63 है दिस कंप्यूटर खालिस्तान द अदर इज नॉट एज यूजफुल एज, एज इज एज नॉट यूजफुल, इज नॉट यूजफुल एज, इज एज नॉट यूजफुल एज। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 63 है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा सी, मतलब कि इज नॉट यूजफुल एज, मतलब दिस कंप्यूटर इज नॉट यूजफुल एज द अदर, मतलब ये कंप्यूटर उस रूप से उपयोगी नहीं है जिस प्रकार से दूसरे कंप्यूटर उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है दोस्तों द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग। तो दोस्तों इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड बाय द एजेंट बिफोर इट वाज इवनिंग। प्रश्न संख्या हमारा दोस्तों 65 है, इसमें आपको करना क्या है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक मीनिंगफुल पैराग्राफ। ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, तो इनको आप एक पैराग्राफ के रूप में आपको सेट करना है कि कौन सा सेंटेंस है वो पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है इट हैड बीन umpteen years since we had seen each other. One dull dark day into autumn, it was traveling on horseback through a dreary stretch of countryside. This was the house of Redrick User, who had been my childhood fall. At nightfall, I came in sight of the house of User. तो दोस्तों इसमें जो क्रम पूछा गया है इन वाक्यों का, पहला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 66 वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों वीर विनोद की रचना किसने की थी आप सबको पता होगा दोस्तों, वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है दोस्तों 67 अचल दास खींची वचनिका पुस्तक के लेखक कौन है। अंचल दास खींची वचनिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा शिवदास गार्डन। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 68 है झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों आपको बताया हाड़ौती मालवी रागड़ी बागड़ी। तो दोस्तों झालावाड़ कोटा और प्रतापगढ़ में वो मालवी भाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 69 है दोस्तों कि साहित्य सदावर्त नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। गुरु कमलाकर, नाथू सिंह महियारिया, नानालाल गंधर्व, नरोत्तम नारायण शर्मा। तो दोस्तों 69 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु कमलाकर। दोस्तों प्रश्न संख्या 70 है बरसात के देव कहे जाते हैं तल्लीनाथ जी, देव बाबा, मामादेव, मलिनाथ जी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 70 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मामादेव। दोस्तों मामादेव के बारे में एक आप सबको बता दूं कि मामादेव का मंदिर वो कुंभ श्याम मंदिर भी कहलाता है, जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है।
वो दोस्तों एक कहानी है कि मेवाड़ के राजा थे उदा, जिन्होंने जो महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। तो उदा है वो पितृहंता कहलाते हैं। और दोस्तों सबको पता है पितृहंता का कभी भला नहीं होता। जब ये मेवाड़ से भागकर जो मांडू सुल्तान के पास में गए थे और मेवाड़ के खिलाफ जो साजिश कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि बहुत ज्यादा तेज बारिश आई और बिजली गिरी। और इसी बिजली गिरने से इस जो ये उदा है मेवाड़ का शासक, ये दोस्तों मेवाड़ के खिलाफ साजिश रचने के समय ही इस पे बिजली गिरने से इसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों यहां से प्रचलित हुआ कि जो मामादेव है, इन्होंने मेवाड़ की रक्षा करने के लिए जो ये बिजली है वो गिराई है, इसलिए मामादेव है। उस दिन से मामादेव को वर्षात या बरसात के देव माने जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 71 है, 13 ताली नृत्य की प्रार्थना में किया जाता है किसकी? मल्लीनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो डी हो जाएगा रामदेव जी। प्रश्न संख्या 72 है, राजस्थान के वे क्रांतिकारी जिन्हें प्यारे राम साधु की हत्या के साथ साथ राजद्रोह के आरोप में 20 वर्ष की कारावास की सजा देकर बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है भूप सिंह, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी सिंह बारट। प्रश्न संख्या हमारा 73 है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। वीर विनोद, आप सबको पता है इसका उत्तर क्या हो जाए? वीर विनोद। वीर विनोद में की रचना किसने की थी दोस्तों? श्यामल दास ने। जो उदयपुर राज्य का इतिहास है ये किसने लिखा था? दोबारा बताएं सर। दोस्तों जो हमारा प्रश्न था कि वीर विनोद की रचना किसने की थी? श्यामल दास ने। उदयपुर, तो पहले में हो जाएगा 2, उदयपुर राज्य का इतिहास, ये किसने लिखा था? ओझा ने। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का पूरा नाम है, ये किसने लिखी थी? जेम्स टोड ने। और अनूप उदय, तो दोस्तों अनूप उदय ये किसने लिखी थी? अनूप सिंह ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 74, तो इसमें लिखा हुआ है एक तरफ देवियों के नाम है, एक तरफ उनकी मतलब किन की कुल देवी है, उनकी मतलब क्या है? लोक देवी है। प्रश्न संख्या 74 में है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 1 है आदिवासियों की देवी। ये दोस्तों आप सबको पता कंठेश्वरी माता है। चारणों की कुल देवी, सॉरी चारणों की लोक देवी। तो दोस्तों ये चारणों की लोक देवी कौन है? करणी माता। सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता। और चौहानों की कुल देवी कौन है? ये जीर्ण माता। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 75 है कि राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्योहार जिसे विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की परंपरा है, मतलब जो विवाह होता है वो पीहर में मनाया जाता है, सर्वप्रिय त्योहार माना जा रहा है। राजस्थान में एक प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले सावन में, सावन की बात हो रही है दोस्तों, सावन की तीज आपको याद आ जानी चाहिए, में सास और बहू को कभी भी साथ नहीं रहना चाहिए। वह त्योहार कौन सा है दोस्तों? तीज। सावन की तीज होती है, इसमें दोस्तों सास और बहू है। जब जो पहली बार जो विवाह होता है तो पहले विवाह का पहला जो सावन होता है उसमें सास और बहू एक साथ में नहीं रहते, और वो जो बींदनी होती है वो अपनी पीहर में जाकर है इस त्योहार को मतलब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाती है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 76 है गलियाकोट, असंगत बताना आपको, तो गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर बिल्कुल सही है। नरहड़ के पीर का उर्स झुंझुनू सही है। तारकिन का उर्स नागौर सही है। चुंगी तीर्थ दोस्तों जालौर गलत है, ये दोस्तों बाड़मेर होगा। चुंगी तीर्थ कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है निम्न में से कौन सा पहनावा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों का है? नानड़ा, जामसाई, लुगड़ा, ये सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 78 है दोस्तों कि राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार क्रम से 23 डिग्री 03 मिनट। दोस्तों ये बार बार गलत प्रिंट होता है लेकिन आपको इसको ध्यान से देखना है। ये इसको बोलेंगे हम 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों इसको 69 डिग्री 30 मिनट बोलना है। से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा को माना गया है? तो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसको दोस्तों मानक समय रेखा माना गया है। प्रश्न संख्या हमारा 79 है बारी आभूषण, जिसे हम दोस्तों बाड़ी भी कहते हैं, तो आपको मालूम पड़ गया होगा गले में, नाक में, कानों में और कलाई में। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नाक में। प्रश्न संख्या हमारा 80 है राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जानकी लाल और दामोदर व्यास। दोस्तों प्रश्न संख्या 80 है, इसका उत्तर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। प्रश्न संख्या 81 है कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर और जैसलमेर। दोस्तों सबको पता है जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंध रखता है। प्रश्न संख्या हमारा 82 है दोस्तों, 82 में लिख रखा है कि प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में? कोटा, भरतपुर, अलवर और दौसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दौसा। प्रश्न संख्या हमारा 83 है 83 विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था
जो इस नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रभात और राजस्थान पत्रिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान केसरी। दोस्तों आप सबको पता है विजय सिंह पथिक, इन्होंने राजस्थान केसरी जो आप समाचार पत्र है ये निकाला था। प्रश्न सिंह दोस्तों हमारा 84 है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति धन संपत्ति आने के बाद शरीर के आलसी हो जाने को व्यक्त करती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 84 में ऑप्शन नंबर 1 है, धन जाय जिणरो ईमान जाय, धन धन माता राबड़ी जाई हाले ने जाबड़ी, धुन रो पाए जीरो हाले, कुण हाले धन पाए रे। तो दोस्तों 84 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धन धन माता राबड़ी जाई हाले ने जाबड़ी। दोस्तों प्रश्न संख्या 85 है, निम्न में से कौन सी राजस्थानी कहावत बरसात से संबंधित है। तो दोस्तों अंबर राच्यो में माच्यो, अमर पीड़ों में सीड़ो, अगस्त उगा में पुगा। तो दोस्तों 85 का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी है वो राजस्थानी में बरसात से संबंधित है वो कहावतें हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा मॉडल पेपर था राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है और आपको पता लग गया होगा कि इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 2 के साथ में। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।